हाँ तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विविध माध्यमों के लिए लेखन। तो विविध माध्यमों के लिए लेखन का जो चैप्टर है हमारे 2 प्रश्न इससे दिए जाएंगे, 4 नंबर का होगा। तो इसके बारे में मैं आपको आज पूरी इसकी थ्योरी समझाऊंगा कि कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं, कैसे इससे हमको आंसर देने हैं। तो देखिए साहब, पहला प्रश्न इसमें बनता है जनसंचार अर्थात जनसंचार। तो जनसंचार क्या होता है, जनसंचार किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको परिभाषा बताना है। तो समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले माध्यम क्या कहलाते हैं, जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। अर्थात हमारे समाचार को और व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने का कार्य करते हैं उन्हें जनसंचार के माध्यम कहते हैं। जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं, जो समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। जैसे यानी उदाहरण के तौर पर मुद्रित माध्यम, अर्थात मुद्रित माध्यम का मतलब होता है अखबार, ठीक है, जो छपकर जो समाचार प्राप्त करवाते हैं वो क्या होते हैं, सब मुद्रित माध्यम होते हैं। दूसरा हो गया रेडियो, जैसे तीसरे पर टेलीविजन और चौथे पर क्या हो गया, इंटरनेट। तो यानी मुद्रित माध्यम, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, ये सभी क्या है, जनसंचार के माध्यम है। आपसे प्रश्न पूछा जाए जनसंचार के कौन कौन से माध्यम है, तो ये आप उदाहरण में देख देंगे, मुद्रित माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, जो समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो क्लियर, जनसंचार माध्यम। अब देखिए सब जनसंचार माध्यमों में एक एक को हम लेते हैं। तो सबसे पहला माध्यम क्या है, मुद्रित माध्यम। सबसे पहला माध्यम क्या है, मुद्रित माध्यम। तो मुद्रित माध्यम क्या होते हैं, इनकी परिभाषा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं, तो देखिए संचार के वे माध्यम, संचार के वे माध्यम जिनमें समाचार लिखित रूप में प्राप्त होता है, अर्थात जिनमें समाचार कैसे प्राप्त होता है, लिखित रूप में प्राप्त होता है, उन्हें मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया कहते हैं। अर्थात अंग्रेजी की भाषा में मुद्रित माध्यम को क्या कहा जाता है, प्रिंट मीडिया। तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गई कि संचार के वे माध्यम जिनमें समाचार लिखित रूप में प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया कहते हैं। जैसे समाचार पत्र अर्थात सभी जो अखबार हैं वो मुद्रित माध्यम का उदाहरण होते हैं। पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक, ये सभी क्या हैं साहब, यानी मुद्रित माध्यम के उदाहरण होते हैं। मुद्रित माध्यम जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी एवं माध्यम है। आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत कड़ी मुद्रित माध्यम है किसका, जनसंचार की सबसे मुद्रित माध्यम। आगे आए, मुद्रित माध्यम जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम है। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है, तो मुद्रित माध्यम। तो आ गई संचार के वे माध्यम जिनमें समाचार लिखित रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें मुद्रित माध्यम कहते हैं। ये संचार का सबसे मजबूत कड़ी है और सबसे प्राचीन माध्यम है, या सबसे पुराना यदि माध्यम आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है मुद्रित माध्यम होगा। आगे देखिए सब, यह संचार का सबसे पुराना माध्यम है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आती हैं। विश्व में सबसे पहले मुद्रित माध्यम का जो प्रयोग किया गया साहब वो चीन में किया गया, यानी छापाखाना सबसे पहले विश्व में, वर्ल्ड में पूछा जाए तो कहाँ किया गया, चीन में किया गया। भारत में, जो भारत में पहला छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस जो खुली थी 1556 में, पहला छापाखाना गोवा में खोला गया। अर्थात कहाँ पर खोला गया, गोवा में खोला गया। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रित माध्यम का प्रयोग चीन में हुआ, यानी पहला छापाखाना कहाँ खोला गया, चीन में। जबकि भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खोला गया। आ गई बात समझ में। तो मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं अब चलते हैं। तो मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं क्या हैं साहब, विशेषताएं। तो मुद्रित माध्यमों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको जवाब देना है। मुद्रित माध्यम के समाचार स्थायी होते हैं, अर्थात इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भाई ये स्थायी होते हैं क्योंकि छपकर आते हैं, अखबार में एक बार आपको समाचार मिल गया उसे आप कैसे भी रख सकते हैं, कितने भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है ना। इन्हें हम एक से अधिक बार पढ़ सकते हैं या बार बार पढ़ सकते हैं। भाई अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्हें हम कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। इनमें समाचारों को रुचि के अनुसार पढ़ा जा सकता है। भाई रुचि के अनुसार हम इनमें समाचारों को पढ़ सकते हैं। भाई जिसको खेल पृष्ठ, यदि आपकी खेल में रुचि है तो सबसे पहले खेल पृष्ठ पढ़ लीजिए। यदि आपकी अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में है तो मुख्य पृष्ठ पढ़ लीजिए। जैसा आपकी जिस विभाग में रुचि है उसके अनुसार ही आप समाचार पढ़ सकते हैं। तो इसमें समाचार रुचि के अनुसार पढ़े जा सकते हैं। इसमें समाचार प्राप्त जो समाचार होते हैं उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। जैसे भाई गलती से आपकी अखबार में कोई फोटो आ गई, उससे आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। भाई उस दिन फला
अखबार में मेरा फोटो आया था। तो यानी इनसे प्राप्त समाचारों को हम लंबे समय तक सुरक्षित भी रखे जा सकते हैं, रख सकते हैं। इनमें लंबे वाक्य या जटिल शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि भाई इसमें लंबे वाक्य क्योंकि लिखे हुए आते हैं, इनको हम हिंदी में कितना भी लंबा वाक्य लिखो उसे समझ जाएंगे। तो इसमें पहली विशेषता है ये स्थायी होते हैं, इन्हें एक से अधिक बार पढ़ा जा सकता है, इसे रुचि के अनुसार पढ़ा जा सकता है, ये लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं और ये कहीं भी कभी भी पढ़े जा सकते हैं, यानी किसी भी समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आ गई साहब इसकी कमियां, अर्थात आपसे पूछा जाए मुद्रित माध्यम की कमियां बताइए, दोष बताइए, कमी आए चाहे दोष आए, तो सबसे पहली कमी यह है ये निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है, अर्थात अनपढ़ जो व्यक्ति हैं उनके लिए महत्वहीन है, महत्वहीन है। महत्वहीन का मतलब है अनुपयोगी है, क्योंकि भाई अनपढ़ लोग अखबार पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए तो कोई महत्व नहीं रखता अखबार, चाहे उनके पड़ोस में दिन भर पड़ा रहे। तो यानी यह निरक्षरों के लिए क्या है साहब, अनुपयोगी है। दूसरा, इसमें प्राप्त समाचार होने में समय लगता है, अर्थात इसमें समय अधिक लगता है, देरी से समाचार प्राप्त होते हैं, क्योंकि आज की घटना कल के अखबार में छपेगी तो समाचार प्राप्त होने में समय लगता है या समय अधिक लगता है। इसके प्रकाशन की समय सीमा होती है, यानी डेडलाइन निश्चित होती है सब कि भाई इतने समय तक यानी रात को 8:30 तक ही समाचार छापे जाएंगे, उसके बाद की घटनाएं अगले दिन छपेंगी। तो यानी यह समय सीमा फिक्स होती है, निश्चित होती है, अर्थात समाचार लिखने की जो समय सीमा है, डेडलाइन है, वो निश्चित होती है। यदि किसी समाचार में कोई अशुद्धि हो जाती है, कोई मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसको सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी होती है, भाई अगले अंक का इंतजार करना होता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी अखबार में कोई गलती से कोई मिसप्रिंट छप गया, कोई समाचार में कोई गलती हो गई, अशुद्धि हो गई, तो उसे अगले दिन जो अखबार आएगा उसमें वो अखबार का संपादक है वो क्लियर करेगा कि भाई इसे ये नहीं पढ़कर ये पढ़ा जाए। तो यानी ये अशुद्धि को अगले अंक का इंतजार करना पड़ता है। इसमें महत्व व जगह के अनुसार समाचारों को स्थान दिया जाता है, भाई अधिक महत्वपूर्ण जो समाचार हैं उन्हें पहले लिखा जाता है, जबकि कम महत्वपूर्ण समाचारों को बाद में लिखा जाता है। ये भी इसकी कमी है भाई। तो आगे देखिए साहब, रेडियो पहला माध्यम हमारा हो गया मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि जनसंचार के वे माध्यम जिन्हें लिखित रूप में समाचार प्राप्त होते हैं उन्हें मुद्रित माध्यम कहते हैं। और यदि आपसे उदाहरण पूछे तो समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि दे देना है। यदि उसकी विशेषताएं पूछे या गुण पूछे तो लिख देनी है, और दोष पूछे या कमियां पूछे तो भी बता दी है। अगला माध्यम आता है रेडियो, अर्थात रेडियो क्या है या रेडियो से आप क्या समझते हैं। यदि ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको जवाब देना है रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात रेडियो कैसा है, एक श्रव्य माध्यम है जिसमें समाचार एक रेखीय माध्यम से प्राप्त होते हैं, अर्थात एक रेखीय माध्यम से प्राप्त होते हैं, अर्थात इसमें केवल सुना जाता है और यानी हमारी बातों को नहीं सुनता है, वन वे माध्यम होता है साहब। इसमें ध्वनि शब्द व स्वर की प्रमुखता होती है, अर्थात रेडियो में ध्वनि शब्द व स्वर यानी उच्चारण की प्रमुखता होती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि रेडियो एक कैसा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। कैसा माध्यम है? श्रव्य। श्रव्य का मतलब होता है इसमें केवल समाचारों को सुनाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। आ गई बात समझ में? तो रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है, इसमें समाचार एक रेखीय प्राप्त होते हैं, इसमें ध्वनि शब्दों की एवं स्वरों की प्रमुखता होती है। आगे देखिए साहब, रेडियो समाचार लिखते समय या लेखन की ध्यान रखने योग्य बातें, भाई रेडियो समाचार लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है भाषा सरल होनी चाहिए, टाइपिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, अर्थात भाषा सरल, सुबोध एवं शुद्ध होनी चाहिए। एक पंक्ति में यानी छोटे वाक्यों का प्रयोग करें तो एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, अर्थात छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात पंक्ति के जो अंतिम जो शब्द होता है यानी वाक्य में जो अंतिम शब्द लिखा जाता है उसे अधूरा नहीं लिखें। बहुत से विद्यार्थी क्या है इस लास्ट वाले शब्द को अधूरा लिख देते हैं फिर आधे को आगे लिया जाते हैं, तो ऐसे रेडियो समाचार लिखते समय ऐसे अधूरा नहीं लिखें। अंक एवं दिनांक को हिंदी में लिखना चाहिए, अर्थात गणितीय जो संख्याएं होती हैं उन्हें हिंदी में लिखना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हाँ कि यानी जिससे क्या हो साहब, हाँ हम जल्दी से उसे पढ़ सकें, यानी उसमें कोई अशुद्धि नहीं हो।
वर्तनी का विशेष ध्यान रखें, अर्थात शब्द शुद्धि का विशेष ध्यान रखना होगा। तो भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, वाक्य के अंतिम शब्द का विभाजन नहीं होना चाहिए, गणितीय संख्याओं को हिंदी में लिखना चाहिए और शब्दों की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये रेडियो समाचार लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें थी। अब आपसे पूछा जाए समाचार लेखन की शैली, यानी समाचार लेखन की शैली को क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? उल्टा पिरामिड शैली। अब आपसे पूछ लिया जाए उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, तो देखिए साहब, समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। अर्थात समाचार लेखन की शैली क्या होती है साहब? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम में अन्य सूचनाओं को बताया जाता है। अर्थात इसमें समाचार को, यानी महत्वपूर्ण समाचारों को पहले और उससे कम महत्वपूर्ण समाचारों को बाद में लिखा जाता है। तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसमें समाचारों को महत्व के आधार पर लिखा जाता है। पहले अधिक महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है, फिर कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। सेम उसी तरीके से आपका अखबार प्रिंट होता है। आ गई बात समझ में? क्योंकि महत्वपूर्ण समाचार आपके मेन पृष्ठ पे आते हैं और जो छोटे समाचार होते हैं, जैसे तीये की बैठक है, वो कोने में आएगी साहब, समाचार में नहीं, अखबार में कोने में दी जाएगी साहब। अब देखिए साहब, उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इसके कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। तो पहला है इंट्रो, अर्थात इसका मतलब है शीर्षक, इसमें मुख्य भाग लिखा जाता है। बॉडी, इसका मतलब है समाचार को विस्तार से समझाया जाता है। और समापन, इसमें समाचार को समझाकर समाप्त कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग हैं, तो आपको बताना है उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं। ठीक है ना? कौन कौन से हैं, नाम पूछे जाए तो इंट्रो, बॉडी और समापन। अब आपसे इनकी परिभाषा पूछी जाए तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रो की परिभाषा क्या लिखनी है, बॉडी की क्या लिखनी है और समापन की क्या लिखनी है। तो देखिए सब, इंट्रो अर्थात इंट्रो क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इंट्रो क्या है? तो समाचार का मुख्य भाग होता है, अर्थात ये समाचार का मुख्य भाग होता है जिसे समाचार का शीर्षक कहा जाता है। अर्थात ये इंट्रो का शाब्दिक अर्थ मुख्य भाग कहो, चाहे मुखड़ा कह दो, भाई ये मुखड़ा भी होता है, समाचार का मुखड़ा होता है, यानी चेहरा होता है, मुख्य भाग होता है। इसमें समाचार के शीर्षक को लिखा जाता है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा जाता है। अगला आया बॉडी। तो बॉडी का देखिए साहब, इसमें समाचार लेखन का ये मध्य भाग होता है, अर्थात कौन सा भाग होता है? मध्य भाग होता है। इसमें समाचारों को घटते हुए क्रम में खबरों को विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, अर्थात इसमें समाचार को कैसे समझाया जाता है? विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। अगला आता है तीसरा, समापन। यह समाचार लेखन शैली का अंतिम भाग है, अर्थात समापन कौन सा है? अंतिम भाग है। इसमें समाचार को की काट-छाट की जा सकती है, अर्थात समाचार को समाप्त करना है तो जिस तरीके से उसमें काट-छाट करनी है तो वो कर सकते हैं, तथा समाचार को समापन किया जाता है या समाचार का समाप्त कर दिया जाता है। तो आ गई बात समझ में? उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो इसका मुख्य भाग होता है, अर्थात मुखड़ा होता है, इसमें समाचार का शीर्षक लिखा जाता है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा जाता है। बॉडी समाचार का मध्य भाग होता है, इसमें समाचार को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। उसके बाद आता है कौन सा? समापन। इसमें समाचार को अंतिम भाग होता है और इसमें समाचार को समापन किया जाता है या समाप्त किया जाता है। क्लियर? तो यानी उल्टा पिरामिड शैली, यदि अपना बड़ा प्रश्न बन गया उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, तो आपको लिख देना है उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की शैली है। इसमें समाचारों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, अर्थात महत्वपूर्ण क्रम को ज्यादा पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्णों को बाद में लिखा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। अगला देखिए साहब, आया टेलीविजन। टेलीविजन यानी अपना संचार का, जनसंचार का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों होते हैं। तो टेलीविजन जनसंचार का श्रव्य दृश्य माध्यम है। इस बात को आपको बिल्कुल ठान लेनी है कि टेलीविजन जनसंचार का कैसा माध्यम है? श्रव्य दृश्य माध्यम है, अर्थात इसमें समाचार को सुनाया भी जाता है और दिखाया भी जाता है। इसमें शब्द ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का अधिक महत्व होता है, अर्थात दृश्यों का अधिक महत्व होता है क्योंकि समाचार दृश्य के अनुसार ही सिखाए जाते हैं, यानी सुनाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि
टेलीविजन कम शब्दों में अधिक जानकारी देता है, अर्थात इसमें जो भी समाचार सुनाया जाता है वो स्क्रीन पर जैसा दृश्य चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो टेलीविजन जनसंचार का सर्वदृश्य माध्यम है। इसमें शब्द व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि टेलीविजन कम शब्दों में अधिक जानकारी देता है। इसमें दृश्यों के अनुसार ही समाचार सुनाए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। यदि आपसे पूछा जाए टेलीविजन से आप क्या समझते हैं कि टेलीविजन क्या है, तो आपको ये सारी परिभाषा जैसे कि तैसे लिख देनी है। आगे टेलीविजन के बारे में अब आगे और देखिए साहब। तो टेलीविजन खबरों की विशेषताएं, बड़ी टेलीविजन खबरों की विशेषताएं क्या है साहब? तो टेलीविजन में खबरों की सुनने और देखने दोनों की सुविधा होती है, अर्थात श्रवण और दृश्य, तो यानी श्रव्य दृश्य दोनों होते हैं साहब। इसमें दृश्यों के अनुरूप दिखाए जाते हैं, अर्थात दृश्यों को शब्दों के अनुरूप ही दिखाए जाते हैं। जैसा शब्द का उच्चारण होता है वैसा ही दृश्य दिखाया जाता है। इसमें जीवंत घटनाओं एवं प्रभावशाली खबरों का प्रसारण किया जाता है। तो लाडलो क्या किया जाता है? जिसमें जीवंत घटनाओं और प्रभावशाली खबरों को प्रसारण किया जाता है। यह एक रेखीय माध्यम है, भाई रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है। इसमें समाचार का प्रसारण लगातार होता रहता है, अर्थात इसमें समाचार लगातार दिखाए जाते हैं। तो आ गई बात समझ में टेलीविजन की खबरों में ये सर्वदृश्य माध्यम है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप दिखाए जाते हैं। इसमें जीवंत घटनाओं एवं प्रभावशाली खबरों का प्रसारण किया जाता है और ये एक रेखीय माध्यम है। अब देखिए टेलीविजन खबरों की कमियां क्या है, अर्थात टेलीविजन खबरों में क्या कमियां हैं, टेलीविजन समाचार की कमियां क्या हैं, दोष क्या हैं। तो भाषा शैली के स्तर पर अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है, यानी भाषा शैली वही बड़ी सटीक होनी चाहिए। आदर्श भाषा शैली का प्रयोग किया जाए, परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाइट कथन का विशेष ध्यान रखा जाता है जो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिखाए जाते हैं, यानी प्रत्यक्षदर्शियों की जो कथन होते हैं उनका हम विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें चित्रों के द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता है, अर्थात चित्र जैसा चल रहा है वैसा ही दृश्य दिखाना पड़ता है। तो ये इसकी क्या है साहब? कमियां हैं टेलीविजन समाचार की कमियां साहब। टेलीविजन समाचार के चरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको प्रश्न एक किसी की भी परिभाषा आ सकती है, तो ध्यान रखना है। तो ये टेलीविजन समाचार के कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना है। टेलीविजन समाचार के कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। पहला चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। पहला चरण क्या है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हैं या क्या है? तो आपको मैं बता दूं, मुख्य समाचार अर्थात वह खबर जो से पहले दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, अर्थात वह खबर जो दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। भाई ब्रेकिंग न्यूज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुख्य समाचार। तो वह खबर जो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई जाती है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। आपसे फ्लैश पूछे या ब्रेकिंग न्यूज पूछे, दोनों का आंसर एक ही है। तो आ गई बात समझ में। दूसरा भाग है, अर्थात दूसरा है इसका चरण क्या है? ड्राई एंकर, अर्थात एंकर के बारे में बताना है। तो जब एंकर खबरों के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहां का कब और कैसे हुआ, जब तक खबरों के दृश्य नहीं आते तब तक वह रिपोर्टरों से क्या क्या सब मिली जानकारी को देता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं साहब? ड्राई एंकर कहते हैं। यदि ऐसे आपके समझ में नहीं आती है तो मैं आपको बता दूं, जो संवाददाता या जो रिपोर्टर है, जो एंकर है, वो जो दर्शकों तक यानी रिपोर्टरों से प्राप्त सूचनाओं को जो हमें दर्शकों तक पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? ड्राई एंकर कहते हैं। अर्थात रिपोर्टरों से प्राप्त सूचनाओं को, समाचारों को जो दर्शकों तक पहुंचाता है, दर्शकों को सुनाता है, दर्शकों को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? ड्राई एंकर कहते हैं। तो एंकरिंग जो करता है, कुल मिलाकर यह है कि एंकरिंग जो करता है वो क्या कहलाता है? ड्राई एंकर कहलाता है। आ गई बात समझ में। अगला देखिए साहब, अगला है फोन इन। तो फोन इन अर्थात जो रिपोर्टर से फोन पर जो सूचनाएं लेता है, एंकर रिपोर्टर से फोन पर जो सूचनाएं लेता है उसे क्या कहते हैं साहब? ड्राई एंकर फोन इन बोलते हैं। जब एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाओं दर्शकों तक पहुंचाता है उसे फोन इन कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं? फोन इन। जब रिपोर्टर से प्राप्त सूचनाएं, अब रिपोर्टर से एंकर को सूचना प्राप्त करनी है तो फोन पर आपके टेलीविजन में एक फोन का यानी वो चित्र घूमने लग जाता है और छोटा सा रिपोर्टर का पासपोर्ट साइज का फोटो आने लगता है। तो जब एंकर है
वो रिपोर्टर से फोन पर सूचनाएं प्राप्त करता है और फिर दर्शकों को सीधे उसे सुनाता है, तो उसे क्या कहते हैं साहब, यानी फोन इन कहते हैं। यानी फोन पर सूचनाएं प्राप्त करना फोन इन कहलाता है, ये आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद है साहब एंकर विजुअल। उसके बाद क्या है, एंकर विजुअल है साहब। तो एंकर विजुअल क्या है, एंकर विजुअल है जब घटनाओं के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, अर्थात चित्र, विजुअल का मतलब होता है चित्र, आपको मैं बता देता हूं, दृश्य जिसे आप कहते हैं दृश्य, अर्थात घटनाओं के जो दृश्य आपको मिल जाते हैं तो वो है साहब क्या, घटनाओं के क्या दृश्य मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर एंकर खबरों को लिखकर दर्शकों को सुनाता है या बताता है, तो उसे क्या कहते हैं साहब, एंकर विजुअल कहते हैं। तो घटनाओं के दृश्य या विजुअल जब मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर एंकर खबरों को जब सुनाता है, दर्शकों को जब लिखा बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, एंकर विजुअल, अर्थात इसे वीडियो के साथ जब समाचार को सुनाता है तो उसे क्या कहते हैं, एंकर विजुअल कहते हैं। अगला देखिए साहब, एंकर वाइट। तो वाइट, आपको वाइट शब्द का पहले तो अर्थ बताना है कि वाइट क्या है, तो कथन, कथन समझ में नहीं आ रहा तो बात, अर्थात वाइट क्या है, बात, ठीक है ना, कथन या बात। तो टेलीविजन समाचार में अधिक महत्व होता है, अर्थात किसका, वाइट का, वाइट का टेलीविजन समाचार में अधिक महत्व होता है। टेलीविजन समाचार की पुष्टि करने के लिए, भाई ये समाचार शुद्ध है, सही है, अच्छा है, गलत है, तो पुष्टि करने के लिए उससे संबंधित बाइट, यानी जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने घटना देखी है, उनके कथन दिखाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एंकर वाइट। तो आपको मैं बता दूं, एंकर वाइट का शाब्दिक अर्थ होता है कथन या बात। टेलीविजन समाचार में बाइट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है या बहुत महत्वपूर्ण जब समाचार की पुष्टि करने के लिए उससे संबंधित जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उनके कथनों को सीधे चैनल पर दिखाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, एंकर वाइट कहते हैं, या उन्हीं को एंकर वाइट या कथन कहा जाता है। आ गई बात समझ में। तो यानी जो प्रत्यक्षदर्शी लोगों के कथनों को जो सुनाया जाता है वो एंकर वाइट या क्या कहलाता है साहब, कथन कहलाता है। अगला देखिए साहब, लाइव। लाइव, तो लाइव क्या है, किसी, लाइव का मतलब होता है सीधे खबर करना, तो यानी लाइव का मतलब है यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है, अर्थात किसी घटना का या सूचना का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। भाई डायरेक्ट, कोई कहता है ना सर मैं फेसबुक पर लाइव रहता हूं, तो यानी किसी भी घटना का आपने सीधा प्रसारण कर रहा है, जैसे हमारे क्रिकेट के मैच होते हैं वो सीधे लाइव दिखाई जाते हैं, तो यानी किसी भी घटना का सीधा प्रसारण करना क्या कहलाता है, लाइव कहलाता है। और अंतिम सातवां जो है, सातवां चरण, एंकर पैकेज, किसी खबर को संपूर्णता से या विस्तार पूर्वक समझाना, किसी यानी विस्तार के साथ प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है, अर्थात किसी खबर को विस्तार पूर्वक समझाना या दर्शकों को पूर्णतः समझाना, संपूर्णता के साथ उन्हें प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, एंकर पैकेज कहलाता है। तो मैंने आपको बताया टेलीविजन के कितने चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। पहला होता है ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश, दूसरा होता है ट्राई एंकर, तीसरा होता है फोन इन, चौथा होता है एंकर विजुअल, पांचवा होता है एंकर वाइट, छठवां होता है लाइव और सातवां होता है एंकर पैकेज। तो टेलीविजन के 7 चरण हो गए, इनकी परिभाषा हो गई, आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए इस वीडियो में कि भाई ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला देखेंगे, इंटरनेट वर्तमान का सबसे लोकप्रिय साधन है साहब, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय महत्वपूर्ण साधन है इंटरनेट। तो देखिए साहब, इंटरनेट पत्रकारिता को आज के जमाने में वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, नेट पत्रकारिता और ऑनलाइन पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कहीं पूछ लिया जाए भाई इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो आप कहेंगे कि इंटरनेट के माध्यम से सीधे समाचार पत्र प्राप्त करना या सीधे समाचार प्राप्त करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। लेकिन इंटरनेट पत्रकारिता के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा नाम वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, नेट पत्रकारिता एवं ऑनलाइन पत्रकारिता भी इसी के नाम है साहब। आ गई बात समझ में। तो देखिए परिभाषा, इंटरनेट के माध्यम से समाचार प्राप्त करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, नेट पत्रकारिता और ऑनलाइन पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें
अनेक लेख किसमें, इंटरनेट में, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर समाचार प्राप्त किए जाते हैं। किसमें, इंटरनेट पत्रकारिता में। आपसे पूछा जाए इंटरनेट से आप क्या समझते हैं या इंटरनेट पत्रकारिता क्या क्या होता ही है, तो आपको ये परिभाषा दे देनी है भाई, इंटरनेट के माध्यम से समाचार पत्र प्राप्त करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इसमें अनेक लेख, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर समाचार प्राप्त किए जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेट पर एक टिप्पणी लिखिए या इंटरनेट का इतिहास बताइए, तो अब आपको लिखना है, देखिए इंटरनेट का इतिहास। तो इंटरनेट का इतिहास वर्तमान में बता देता हूं क्या चल रहा है। तो इंटरनेट का इतिहास है साहब, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1993 से माना जाता है। भाई 1993 से भारत में इंटरनेट का प्रारंभ माना जाता है या पहला दौर माना जाता है। जबकि दूसरा दौर कब चालू हुआ, 2003 से इसका दूसरा दौर चालू हुआ। वर्तमान में भारत पत्रकारिता की बेहतर स्थिति बने हुए है, अर्थात वर्तमान में भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसकी स्थिति अच्छी है, यानी बेहतर स्थिति बनाए हुए है। भारत में विशुद्ध पत्रकारिता, ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न एवं में आपसे पूछा जा सकता है कि विशुद्ध पत्रकारिता को शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। तहलका.com को दिया जाता है विशुद्ध पत्रकारिता। और यदि आपसे पूछी जाए कि पहली साइट, तो rediff.com है। पहली साइट पूछी जाए तो rediff.com है। जबकि विशुद्ध पत्रकारिता में सबसे पहले जो भूमिका है या श्रेय है वो किसका जाता है, तहलका.com का जाता है। आज पत्रकारिता की दृष्टि से rediff.com, इंडिया इन्फो लाइव एवं सीफी जैसी कुछ अन्य साइटें भी प्रसिद्ध हैं, यानी ये भी हमारे यहाँ भारत में ऑनलाइन पत्रकारिता की साइटें के नाम हैं। तो हमारी ऑनलाइन पत्रकारिता की पहली साइट पूछी जाए तो rediff.com है। जबकि यदि पूछा जाए विशुद्ध पत्रकारिता, अर्थात भारत में विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय तो तहलका.com को जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में इंटरनेट का कौन सा दौर चल रहा है, तो वर्तमान में इंटरनेट का तीसरा दौर चल रहा है। ये ध्यान रखना है, वर्तमान में इंटरनेट का कौन सा दौर चल रहा है, तीसरा दौर चल रहा है। दो दौर खत्म हो चुके हैं, तीसरा दौर चल रहा है। पत्रकारिता के दायित्व या पत्रकार के दायित्व, यदि पत्रकार के दायित्व आ जाए तब भी आपको ये लिख देना है, पत्रकारिता के दायित्व आ जाए तब भी ये लिख देना है। तो पाठकों अथवा दर्शकों को सूचना पहुंचाना, भाई रोज नई नई सूचनाएं प्राप्त कराना, शिक्षित व जागरूक करना, अर्थात लोगों को शिक्षित करना, शिक्षा देना एवं उनमें नई जागृति लाना, ये भी एक पत्रकारिता का दायित्व है। दर्शकों का मनोरंजन करवाना, अर्थात मनोरंजन करवाना भी ये पत्रकारिता का दायित्व है। तो पत्रकारिता के तीन दायित्व हो गए, दर्शकों को सूचना पहुंचाना, उन्हें शिक्षित एवं जागरूक करना एवं उनका मनोरंजन कराना। तो ये पत्रकारिता के दायित्व हो गए। अब पत्रकार के प्रकार यदि आपसे पूछे जाए भाई पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वे होते हैं जो पूरे समय पत्रकारिता का कार्य करते हैं, अर्थात वो पूरी तरीके से पत्रकारिता पर ही निर्भर रहते हैं, यानी पूरे दिन पत्रकारिता का कार्य करते हैं। अंशकालिक, जिनका व्यवसाय कुछ और भी होता है लेकिन वो पार्ट टाइम पत्रकारिता का, यानी कुछ समय वो पत्रकारिता के लिए देते हैं, तो उन्हें अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। फ्रीलांसर, जो अवैतनिक पत्रकार होते हैं, उन्हें फ्रीलांसर के नाम से जाना जाता है, जो अपनी सूचनाएं, अपने लेख पत्रकारों को या अखबारों में छापते रहते हैं। तो पत्रकार के कितने प्रकार हो गए, 3। अब आपसे पूछा जाए बीट रिपोर्टिंग क्या है या बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बीट रिपोर्टिंग में, यानी बीट का मतलब आपको मैं बता दूं क्षेत्र होता है, यानी बीट का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र। तो आप ये ध्यान रखना, बीट का शाब्दिक अर्थ क्षेत्र होता है। तो बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र से संबंध या विषय में सामान्य जानकारी या रुचि होना पर्याप्त है। भाई उस क्षेत्र से आपका कोई संबंध होना चाहिए, उस क्षेत्र में आपकी कोई रुचि होनी चाहिए, इतना पर्याप्त है। अर्थात क्षेत्र विशेष की घटनाओं की जानकारी देना, अर्थात क्षेत्र विशेष की घटनाओं की जानकारी देना क्या कहलाता है, बीट पत्रकारिता कहलाता है।
मैंने आपसे कहा कि बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र से संबंध होना चाहिए या उस विषय की सामान्य जानकारी होनी चाहिए या रुचि होना ही पर्याप्त है। केवल सामान्य जानकारी से ही वो उस क्षेत्र की आपको सूचनाएं दे देगा। यदि आप पर यह परिभाषा नहीं आती तो अर्थात लगा के मैंने दिया है कि क्षेत्र विशेष की घटनाओं की जानकारी देना क्या कहलाता है, बीट पत्रकारिता कहलाता है। अर्थात क्षेत्रीय जो पत्रकारिता होती है उसे क्या कहते हैं, बीट पत्रकारिता कहते हैं। अब दूसरा आता है विशेषीकृत पत्रकारिता, अर्थात विशेषीकृत पत्रकारिता कह लो, विशेषीकृत रिपोर्टिंग कह लो। तो इसमें देखिए साहब, इसमें क्या है, इसमें विषय से जुड़ी घटनाओं, इसमें विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों एवं समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। इसमें पत्रकार को विषय की विशेष जानकारी होनी चाहिए। वहां तो क्या थी, सामान्य जानकारी थी, यहां विशेष जानकारी होनी चाहिए, तभी इसका निदान हो सकता है। निदान अर्थात तभी इसका निदान हो सकता है, निदान अर्थात तभी ये पूरी तरीके से सक्षम हो सकती है। आ गई बात समझ में? तो देखिए साहब, अब आपसे ऐसे प्रश्न भी दिया जा सकता है, बीट रिपोर्टिंग एवं विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, बीट पत्रकारिता एवं विशेषीकृत पत्रकारिता में क्या अंतर है। तो आपको देना है क्षेत्र विशेष की घटनाओं से जानकारी जो देता है या क्षेत्र विशेष से जुड़ी घटनाओं की जो जानकारी देता है वो बीट रिपोर्टर कहलाता है। इसमें विषय की सामान्य जानकारी होना पर्याप्त है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में पत्रकार को विषय की विशेष जानकारी होनी चाहिए तथा उस विषय से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, समस्याएं, मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण किया जाना चाहिए, तभी वो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फर्क कर पाएगा। तो ध्यान रखना, विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो होती है उसमें किसी भी घटना या समस्या की विशेष जानकारी आपके पास होगी, तभी आप उसे विशेषीकृत रिपोर्ट में दे सकते हो, अर्थात उसकी विशेष जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जबकि बीट रिपोर्टिंग में सामान्य जानकारी ही पर्याप्त होती है। आ गई बात समझ में? तो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में यदि अंतर भी आ जाता है तो भी आप इन दोनों परिभाषाओं को लिख देंगे तो दोनों का अंतर क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए साहब, अगला है संपादकीय लेख। संपादकीय लेख, तो संपादकीय लेख संपादक लिखता है, इसके लिए अखबार में एक अलग से पृष्ठ दिया जाता है, आप रोज अखबार पढ़ते हैं। तो देखिए साहब, संपादकीय लेख संपादक द्वारा लिखा जाता है। ये पहली लाइन तो ये ध्यान रखना है, सर संपादकीय लेख किसके द्वारा लिखा जाता है, संपादक द्वारा लिखा जाता है। इसे अखबार की क्या माना जाता है, आवाज माना जाता है। इसे अखबार की क्या कहते हैं, आवाज कहते हैं। किसको, संपादकीय लेख को। जब संपादक, अब इसकी परिभाषा है, जब संपादक किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करता है, अर्थात अपनी राय व्यक्त करता है, प्रकट करता है, तो उसे संपादकीय लेख कहते हैं। जब कोई भी संपादक कोई तात्कालिक घटना पर या मुद्दे पर अपनी राय, अपनी सलाह, अपना परामर्श जो देता है उसे संपादकीय लेख कहते हैं। संपादकीय लेख के लिए अखबार में अलग से पृष्ठ दिया जाता है, अर्थात अखबार में अलग से क्या दिया जाता है, एक पृष्ठ दिया जाता है जिसे संपादक की कलम से लिखा जाता है। आ गई बात समझ में? तो संपादकीय लेख कौन लिखता है, संपादक लिखता है। अब यदि यही एक और मैं एक प्रश्न वैसे आपको बोल के बता दूं, स्क्रीन पर नहीं लिखा हुआ है, आपको पूछ लिया जाए संपादक के नाम पत्र, भाई ये तो है संपादकीय लेख, तो संपादकीय लेख कौन लिखता है, संपादक द्वारा लिखा जाता है। जबकि संपादक के नाम पत्र जो लिखता है वो पाठक लिखता है। कोई भी पाठक अपनी रुचि के अनुसार कोई यदि लेख संपादक के नाम लिखता है या संपादक को लिखकर भेजता है तो उसे संपादक के नाम पत्र कहते हैं। तो यानी संपादक के नाम पत्र को कौन लिखता है, पाठक, और संपादकीय लेख को कौन लिखता है, संपादक। आ गई बात समझ में? तो यानी संपादकीय लेख अखबार की आवाज कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण पेज होता है स्तंभ लेख। अब देखिए सब, स्तंभ लेख क्या है, तो स्तंभ लेखन विचार परक लेखन है, अर्थात ये विचार परक लेखन होता है। कैसा लेखन होता है, विचार परक लेखन होता है। स्तंभ लेख कैसा लेखन होता है, विचार परक लेखन होता है। इसमें लेखकों की लोकप्रियता को देखकर, भाई जो कितना लोकप्रिय लेखक है, भाई जिसका जितना महत्व है उसका इसमें भी महत्व है। इसमें लेखकों की किसको देखकर, लोकप्रियता को देखकर उन्हें नियमित स्तंभ लेखन की जानकारी दे दी जाती है या जिम्मेदारी दे दी जाती है। जानकारी दे दी जाती है या जिम्मेदारी दे दी जाती है जिसमें लेखक अपनी अभिव्यक्ति देता है, अर्थात जिसमें लेखक क्या दे देता है, अपनी
अभिव्यक्ति देता है। आ गई बात समझ में। तो स्तंभ लेखन विचार परक लेखन होता है, इसमें अपने विचार दिए जाते हैं। इसमें लेखकों की लोकप्रियता को देखकर उन्हें नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी दे दी जाती है। यहाँ जानकारी लिखा हुआ है, जिम्मेदारी भी दे दी जाए तो वो शब्द शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल ही, जिसमें लेखक अपनी राय व्यक्त करता है या अपनी अभिव्यक्ति देता है। तो स्तंभ लेख आ गया, उसकी लोकप्रियता के आधार पर उसे जो रोज नियमित लेख लिखने के लिए कहा जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्तंभ लेख कहलाता है। आगे देखेंगे सब क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जिसे आप कहते हैं चरम उत्कर्ष। चरम उत्कर्ष अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना, क्लाइमैक्स तक पहुंचना, अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना। तो देखिए क्लाइमैक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चरम उत्कर्ष। क्या होता है, चरम उत्कर्ष तक। किसी भी घटना सूचना यानी किसी भी घटना सूचना आदि का संपूर्ण एवं वास्तविक परिचय कराना, चरम बिंदु पर पहुंचाना जहां से पूरी घटना का सार समझा जा सके, अर्थात जहां से पूरी घटना का सार समझा जा सके उसे क्लाइमैक्स या चरम उत्कर्ष कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा क्लाइमैक्स का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, चरम उत्कर्ष। ठीक है, किसी भी घटना सूचना आदि का संपूर्ण एवं वास्तविक परिचय कराना, उसे चरम बिंदु पर पहुंचाना जहां से पूरी घटना का सार विस्तार पूर्वक समझा जा सके या पूरी घटना को क्लियर किया जा सके, उसे क्लाइमैक्स या चरमोत्कर्ष कहते हैं। ये कहानी का अंतिम बिंदु होता है, अर्थात चरमोत्कर्ष। आ गई बात समझ में। तो चरमोत्कर्ष इसका मतलब होता है क्लाइमैक्स। आ गई बात। एनकोडिंग, एनकोडिंग डिकोडिंग आपने रीजनिंग में बहुत पढ़ा होगा, एनकोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए साहब, संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या चिन्हों, आपको चिन्ह में ऐसे लिख के बताता हूं टाइप में, हाँ, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे एनकोडिंग कहते हैं। अर्थात उसे क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। तो संदेशों को भेजने के लिए, समाचार को भेजने के लिए जिन शब्दों का, जिन संकेतों का, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग के द्वारा गागर में सागर भरा जाता है। गागर में सागर यानी बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात बता दी जाती है। जैसे आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, आपको दुख है तो 2 आंसू गिरते हुए एक फोटो भेज दिया आपने, ठीक है ना। कोई खुशी है तो आपने उसके लिए फूल भेज दिया या आपने कहीं ओके कर दिया। तो ये संकेत जो देते हो आप, वो क्या होता है, एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग। यदि इसी के साथ आपको एनकोडिंग की जगह आपसे पूछ लेता डीकोडिंग, डीकोडिंग, तो डीकोडिंग का मतलब होता है समाचार को समझना। यानी क्या होता है, समाचार को समझना, समाचार का अर्थ करना या समझना, समाचार का अर्थ करना या समझना क्या कहलाता है साहब, समझना डीकोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डीकोडिंग कहलाता है। तो ध्यान रखना, डीकोडिंग क्या होता है, समाचार का अर्थ करना या समझना। और एनकोडिंग क्या कहलाता है, एनकोडिंग क्या होता है, समाचार संदेश भेजने के लिए जिन शब्दों, चिन्हों या कूटों का प्रयोग किया जाता है उसे एनकोडिंग कहते हैं। और डीकोडिंग यदि आपसे पूछा जाए तो डीकोडिंग की परिभाषा समाचार का अर्थ करना, उसकी अभिव्यक्ति को समझना, यह तो वो क्या कहलाएगा, डीकोडिंग। आ गई। एनकोडिंग और डीकोडिंग में अंतर पता लग गया, तो बिल्कुल सही। अगला देखिए साहब, है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉच पत्रकारिता या वॉचडॉग पत्रकारिता। तो वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो साहब, मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है साहब, सरकार के कार्यों पर निगाह रखना या निगरानी रखना। अर्थात मीडिया का एक उत्तरदायित्व है, और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो, कोई गड़बड़ी हो या कोई गलती हो, कोई गड़बड़ी हो या कोई गलती हो तो उसका खुलासा करती है क्या, मीडिया। उसे क्या कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, वॉच का मतलब होता है निगरानी करना, निगाह रखना। तो मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, सरकार के कार्यों पर निगाह रखना, निगरानी रखना, और उसमें यदि कहीं कोई गलती हो रही है, कोई गलती हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका खुलासा यदि मीडिया करती है तो उसे वॉचडॉग पत्रकारिता का नाम दिया जाता है। अर्थात उसे क्या कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गई। अगला देखिए, हाँ जी, समाचार लेखन के 6 ककार। यानी समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं साहब, 6 ककार होते हैं। बड़ा मोस्ट प्रश्न है साहब, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। समाचार लेखन के कितने ककार हैं, 6 ककार हैं।
तो समाचार लिखते समय कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम जो 4 ककार होते हैं, इसमें प्रथम 4 ककार जो होते हैं वो सूचना संग्रहण करते हैं, अर्थात 4 जो ककार हैं वो सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, तथा अंतिम जो 2 ककार होते हैं, अंतिम 2 ककार होते हैं वो समाचार की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, अर्थात वो जो अंतिम 2 ककार हैं वो समाचार की व्याख्या करते हैं। 6 ककारों के आधार पर, अर्थात इन 6 ककारों के आधार पर ही समाचार को तैयार किया जाता है। तो समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं। इनमें प्रथम जो 4 ककार होते हैं वो सूचनाओं का संग्रह करते हैं, अर्थात सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, और जो 2 ककार हैं वो समाचार की व्याख्या करते हैं कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, इनके बारे में। और इन 6 ककारों के आधार पर ही कोई भी समाचार का जो संपादक होता है वो अपने समाचार को तैयार करता है। अब उनके नाम क्या है साहब? तो यानी 6 ककारों के नाम देखिए साहब। पहला है क्या, ठीक है ना, दूसरा है कौन, तीसरा है कब, चौथा है कहाँ, पांचवा है कैसे, और छठवां है क्यों। यानी 6 ककार हैं। आपसे पूछा जाए 6 ककार कौन कौन से हैं तो उनके नाम लिख देने हैं। अब देखिए साहब, आपसे जब पहली बार कोई भी आपकी घटना आपके साथ हुई है तो जो भी मीडिया कर्मी आएगा, रिपोर्टर आएगा, वो आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा? क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, तो आप उसका जवाब देंगे, उसके आधार पर वो समाचार लिखेगा। कौन थे, अर्थात जो घटना आपके साथ जो किसने की है तो ये कौन थे। कब हुआ, भाई दोपहर हुआ, सुबह हुआ, शाम को हुआ, कब हुआ। कहाँ हुआ, अर्थात वहां स्थान का नाम बताना है कि भाई आपका स्थान कहाँ, तो इनमें वो सूचना लेगा। फिर वो कहेगा कैसे हुआ, तो उसकी पूरी व्याख्या आप बताएंगे, ऐसे हुआ, मैं जा रहा था, मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। फिर क्यों हुआ, इसका कोई कारण था, आपकी पहले से कोई रंजिश थी या कोई पुरानी कोई दुश्मनी थी, तो उसका सारे कारण आपको क्लियर कर देने। तो ये 2 जो होते हैं, ये 2 जो होते हैं ये तो क्या है साहब? समाचार की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। और ये जो 4 होते हैं ये क्या करते हैं साहब? समाचार की सूचना प्राप्त करते हैं, अर्थात ये सूचना देते हैं और ये क्या करते हैं? व्याख्या देते हैं। तो समाचार के 6 ककार होते हैं, बिल्कुल क्लियर। तो ये अपना था विविध माध्यमों के लिए लेखन। विविध माध्यमों के लिए लेखन का जो प्रश्न आएगा वो 4 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें 2-2 नंबर के लिखित भी दे सकता है, 1 नंबर का, 3 नंबर का देकर 1 नंबर का विकल्प भी दे सकता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर करना है, इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके 4 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।